नमस्कार, एपी टीचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 2000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज में आज हमारी क्लास नंबर 19 है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो है एग्ज़ाम में जो है आपको नर्वसनेस जो है वो कम फील हो, ठीक है। चलिए आज के हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, Which is the highest rank of commissioned officer in the army? यानी आर्मी में जो है सबसे हाईएस्ट रैंक जिस ऑफिसर की होती है उसके रैंक को क्या कहते हैं। यानी थल सेना में कमांडर अधिकारी की उच्चतम रैंक कौन सी होती है? आपके पास ऑप्शन है मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, ठीक है, ले जनरल या जनरल आर्मी जनरल, ठीक है। क्या होती है जो है जनरल आर्मी जनरल, ये दो बार लिखा गया है, इसमें ये शामिल नहीं होगा। ऑप्शन डी में सिर्फ जनरल होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सी जो है वो हाईएस्ट रैंक होती है आर्मी ऑफिसर की। देखिए जो सबसे हाईएस्ट रैंक आर्मी ऑफिसर की होती है वो होती है जनरल, ठीक है। तो चलिए हम जो है एक बार जो है थल सेना में जो अधिकारी होते हैं उनके रैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे ऊपर तो जनरल आते हैं, जनरल के बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद आते हैं मेजर जनरल, ठीक है। मेजर जनरल के बाद आते हैं ब्रिगेडियर, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिए हुए हैं, ठीक है। ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद आते हैं कर्नल, कर्नल, इसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेजर, मेजर के बाद आते हैं कैप्टन, कैप्टन के बाद आते हैं लेफ्टिनेंट। तो ये जो है अधिकारियों का पद है, ठीक है। अगर आप इधर से चलेंगे तो लोवेस्ट टू हाईएस्ट जो है आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न इज नॉट अवॉर्डेड टू, यानी भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है? आपके पास ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, राजीव गांधी, पंडित रविशंकर या महात्मा गांधी। किसे नहीं मिला? देखिए महात्मा गांधी को जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि भारत रत्न भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। और सर्वप्रथम इसे 1954 में जो है दिया गया था। किन्हें? 3 लोगों को दिया गया था। आपने नाम सुना होगा राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। इन तीनों को दिया गया था। अगर हम जो है अम्बेडकर को देखें तो अम्बेडकर को 1989 में जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। राजीव गांधी को देखें तो 1991 में सम्मानित किया गया था। और अगर हम पंडित रविशंकर को देखें तो 1999 में जो है इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो आई होप आपको याद हो, ठीक है। याद कर लीजिए यहीं पे कि किसको जो है कब कब जो है भारत रत्न की प्राप्ति हुई है। और जब आप पेपर देने जाए तो उस ईयर में जिनको लेटेस्ट भारत रत्न मिला है उनका भी लिस्ट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ठीक है, देखिए व्हेन कब आयोजित किया गया नहीं था, वेयर होना चाहिए, कहाँ आयोजित किया गया था, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे जो है जगह का नाम पूछा है, ना कि कब। कब होता तो आपसे शायद डेट पूछा जाता। देखिए कब आयोजित किया गया है, ब्राजील में आयोजित किया गया है, कनाडा में, उरुग्वे में या साउथ अफ्रीका में, कहाँ आयोजित किया गया है आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसे ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, आपने नाम सुना ही होगा, काफ़ी फेमस नाम है। 3 से 14 जून के बीच में, 14 जून 1992 के बीच में से आयोजित किया गया था, ठीक है। इस समय जो है टिकाऊ विकास को अपनाने के उद्देश्य से एजेंडा 21 को हम लोगों ने स्वीकार किया था, ठीक है। एजेंडा 21 भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 को हमने स्वीकार किया था, ठीक है। और पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोगों ने एक संधि जो है साइन की थी सब लोगों ने मिलकर के, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं UNFCCC का गठन भी जो है वो इसके अंतर्गत ही हुआ था। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन
ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसका भी गठन जो है वो कहते हैं ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में 1992 में जो सम्मेलन हुआ था अर्थ समिट, उसी में किया गया था। तो अर्थ समिट जो 1992 में था उससे दो चीज़ें संबंधित है, एक तो एजेंडा 21 संबंधित है और दूसरा UNFCCC के गठन का भी संबंध इसी से ही है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए, ये वही है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन, देखिए जीवाश्म ईंधन वो होते हैं जो पौधे वगैरह जो नहीं होते हमारे पौधे, जब उनको काट दें आप या फिर जो है किसी परिस्थिति के कारण जो है वो पौधे हो या जीव जंतु हों, ठीक है, जब भूमि में दब जाते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक दबे रहते हैं, ठीक है, तो वो जो है जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। जीवाश्म ईंधन की एक विशेषता ये होती है कि ये जो होते हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं होते, यानी एक बार आपने इसका इस्तेमाल कर लिया तो आप दोबारा इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक बार के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि आपने कोयला के बारे में सुना होगा, कोयला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है जीवाश्म ईंधन के जो एक बार समाप्त हो जाते हैं तो दोबारा आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इनको बनने में हजारों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। देखिए अब इससे पूछा है कि इसमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए लकड़ी तो है, क्यों, क्योंकि आप पेड़ लगाओगे तो लकड़ी आपको दोबारा मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन लकड़ी से बना जो कोयला है वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो जो है बहुत लंबी प्रोसेस के बाद ही वो हाथ में लगता है, तो एक बार कोयला समाप्त तो फिर वो आपको नहीं मिलेगा। हवा ये हमेशा ही चलती रहती है, तो ये भी जीवाश्म ईंधन नहीं है। यूरेनियम का भी जो है काफ़ी अच्छा स्रोत होता है, ठीक है, इनका मल्टीपल लेवल पे इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो ये भी जीवाश्म ईंधन के स्रोत नहीं है। तो आपका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, यानी इसमें से जो भी आपका दिया हुआ है सो सब के सब जो है वो इसमें नहीं है, अलग, ठीक है, यानी नन ऑफ द अबव, यानी तीनों जो ऊपर के दिए हैं वो जीवाश्म ईंधन के स्रोत नहीं है, वो रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर डी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है करुणानिधि, चंद्रबाबू नायडू, जयललिता, जगदीश शेट्टार। देखिए 2013 में जब आपसे प्रश्न पूछा गया था तब जयललिता जो है उस टाइम वहाँ की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। अब आप पूछेंगे कि 2013 का सवाल मैंने आपको यहाँ पे क्यों दिया है। देखिए चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट हो गई, ठीक है, या फिर जो हमारे प्रेसिडेंट की होगी, प्राइम मिनिस्टर की हो गई, चीफ जस्टिस की हो गई, हमारे राज्यपालों की हो गई, ठीक है, और साथ में साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजेस की जो लिस्ट होती है, इन पे अक्सर क्वेश्चन बनता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। इनफैक्ट वो पीसीएस और आरओ के एग्जाम में भी इनसे कुछ प्रश्न जो है वो पूछे जाते रहे हैं, तो आपको याद कर लेना है, इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न यहाँ पे ये डाला है ताकि आपको याद रहे। वर्तमान समय में जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनका नाम है MK स्टालिन, ठीक है, MK स्टालिन है जो वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द सेकंड हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा। यह निम्नलिखित भारतीय किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है, आपको बताना है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, किसका जो है वो नंबर 2 पर आता है। देखिए नंबर 1 पे अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, तो नंबर 1 पे जो है वो यूपी है। यूपी में जो है कुल 80 सदस्य चुन के जाते हैं लोकसभा में, 80 लोग, ठीक है। दूसरे नंबर पे पूछे तो महाराष्ट्र आता है, ठीक है, महाराष्ट्र से जो है टोटल 48 जो है लोग जाते हैं लोकसभा में चुन करके, तो आपका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे ज्यादा किससे चुने जाते हैं, यूपी से सबसे ज्यादा सदस्य चुने जाते हैं 80, उसके बाद किससे चुने जाते हैं, तो महाराष्ट्र चुने जाते हैं लगभग 48 सदस्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको कितनी बार करा चुकी हूँ कि विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, सबको पता है 8वीं अनुसूची जो है वो जो है हमारी भाषा के बारे में बात करती है। इसको मैं ऑलरेडी डिटेल में आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
According to the census 2011, which state of India has the highest percentage of scheduled tribe population? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? आपका ऑप्शन है छत्तीसगढ़ है, एमपी है, मेघालय है, मिजोरम है। किसमें सर्वाधिक संख्या में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं वो पाए जाते हैं, आपको बताने। देखिए सबसे ज्यादा जो है मिजोरम में पाए जाते हैं, कितने? तो 94.4% जो है लोग जो है अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, वो मेघालय में ही रहते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए आपको जो सेंसस 2011 का आंकड़े याद कर लेने हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं हर बार मैं आपको जितना प्रैक्टिस सेट लगवाती हूँ उनमें हमेशा जो है सेंसस सवाल रहता ही रहता है, तो आपको इन्हें अपने टिप्स पे याद करके रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया? वर्तमान में who is the sorry not first who is the present chairperson of the National Commission of Women of India? वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? गिरिजा व्यास, रेणुका चौधरी, जयंत नटराजन, ममता शर्मा। जब 2013 में आपसे सवाल पूछा गया था तब ममता शर्मा थी, लेकिन अभी फिलहाल जो है उनका नाम है रेखा शर्मा। ठीक है, अब दोनों ही शर्मा है तो आपको याद करने में आसानी होगी। रेखा शर्मा जो है वर्तमान जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द बैटल ऑफ खानवा टेक प्लेस बिटवीन मुगल एंड राजपूत? तो मुगल व राजपूतों के बीच में खानवा का युद्ध कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1526 में, 1527 में, 1568 में या 1519 में। कब हुआ था? देखिए 1527 में हुआ था। ये हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा। इनका नाम आपने सुना होगा, काफी फेमस है ये अपनी वीरता के लिए। राणा सांगा उस टाइम पे वो मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, उनके बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जो है वो जिहाद एक प्रकार का धार्मिक युद्ध होता है, एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति जो है होता है, तो उसको जो है इन्होंने किया था। ठीक है, और उसके बाद जब इसमें किसकी विजय हुई थी? तो इसमें बाबर विजयी रहे थे और बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की। याद रखिएगा, आपसे नेक्स्ट हो सकता है कभी ये सवाल पूछते कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर ने जो है राणा सांगा को पराजित करके जो है गाजी की उपाधि धारण की थी? तो आपको पता होना चाहिए कि खानवा का युद्ध 1527 में की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है। 17 मार्च 1527 को ये युद्ध हुआ था। उन्होंने अपने सैनिकों को जो है तमगा कर से मुक्त कर दिया था और उनके खिलाफ जिहाद छेड़ दिया था और युद्ध जीतने के बाद उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दांडी मार्च वो स्टार्टेड बाय गांधी, यानी गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी 30 मार्च 1930, 5 मई 1930, 12 मार्च 1930 या 26 जनवरी 1930। कब की गई थी? देखिए इसकी शुरुआत की गई थी 12 मार्च 1930। उन्होंने उनका अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, और 6 अप्रैल, ये डेट भी याद रख लीजिए, दोनों डेटें इंपॉर्टेंट है। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी में जो है इस यात्रा को जो है समाप्त किया था। तो शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से और खत्म हुआ था दांडी में 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, ये दोनों डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हीं से सवाल में पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who was the first Home Minister of India after independence? स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, B.R. अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आपसे पूछ रहा है कि कौन जो है हमारे प्रथम गृह मंत्री थे। ठीक है, तो देखिए हमारे जो प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक है, ये क्वेश्चन सभी लोगों को पता होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, ये हमारे प्रथम गृह मंत्री थे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि बाकी लोग अन्य कौन कौन से मंत्री थे। देखिए अगर आप मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करें, ठीक है, तो वो हमारे शिक्षा मंत्री थे, उस टाइम पे हमारे शिक्षा मंत्री रहे। ठीक है, चलिए अंबेडकर को देखें तो वो हमारे लॉ मिनिस्टर थे उस टाइम पे, विधि जो है वो कह सकते हैं आप, वो थे। हम देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री क्या थे। ठीक है, देखिए लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम पे जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे, तो उन्हें मंत्रिमंडल में उस टाइम पे कोई पद नहीं दिया गया था, तो इन्हें आप हटा देंगे। ठीक है, तो सरदार पटेल कौन थे? हमारे होम मिनिस्टर थे।
ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम पे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। बी आर अम्बेडकर हमारे कानूनी मंत्री थे और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है हमारे शिक्षा मंत्री थे। चलिए हम अन्य मंत्रियों को भी देख लेते हैं ताकि यहीं पे हमारी चीज क्लियर हो जाए। नेहरू जो थे, ठीक है, वो जो है हमारे प्रधानमंत्री थे, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे जो विदेशी मामले जो भी देखते हैं उनके भी संबंधित मंत्रालय जो है इन्हीं के पास ही था, ठीक है। उसके चलिए देखते हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद हमारे जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री, ठीक है। जॉन मैथाई, जॉन मैथाई को देखें तो वो हमारे रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, जॉन मैथाई, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आर के षष्ठमुगम शेट्टी, ये इनका नाम है, ठीक है। ये हमारे वित्त मंत्री थे, यानी हमारे फाइनेंस मंत्री थे। याद रखिए वित्त, विधि नहीं लिखा है, वित्त मंत्री, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। फिर आते हैं जगजीवन राम, ये हमारे लेबर मंत्री थे, यानी श्रम मंत्रालय इनके अंतर्गत आता था। फिर आते हैं बलदेव सिंह, बलदेव सिंह है, ठीक है। तो हमारा जो रक्षा मंत्री था उसके अंतर्गत, हमारा रक्षा मंत्रालय इनके अंतर्गत आता था। फिर आती है राजकुमारी अमृत कौर, इनका नाम आपने सुना होगा, ठीक है। हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा इनके हाथ में था। फिर आते हैं भाभा, भूमिका जहांगीर भाभा, ठीक है, इनका नाम है CH भाभा, ठीक है, याद रखिएगा, साइंटिस्ट मत समझ लीजिएगा इन्हें, ठीक है। CH भाभा जो है वो हमारे कॉमर्स मंत्री थे, यानी वाणिज्य मंत्री थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट आते हैं रफ़ी अहमद किदवई, ठीक है। ये हमारे संचार यानी कम्युनिकेशन मंत्री थे, ठीक है। उसके बाद आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो हमारे कौन से मंत्री थे? उद्योग मंत्री, उद्योग मंत्रालय इन्हीं के अंतर्गत आता था। उसके बाद आते हैं VN गडगिल, हमारा खान वाला, ऊर्जा वाला, ठीक है। खान मतलब जो खनन वगैरह किया जाता है और जो ऊर्जा उत्पादन की जाती है, पावर वगैरह, वो सब मंत्रालय उनके अंतर्गत था, ठीक है। तो मैंने आपको स्वतंत्रता के पश्चात जो हमारा मंत्रिमंडल की संरचना क्या थी मैंने आपको बता दी। सभी मंत्रियों के कौन कौन से पद थे मैंने वो भी आपको बता दी। अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग पीरियड 1967 टू 1969। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। मैंने आपको सभी हमारे जितने भी राष्ट्रपति उनकी लिस्ट और उनका जो कार्यकाल बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जाकिर हुसैन, ठीक है। 1967 से 1969 की अवधि में जाकिर हुसैन थे, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। ये प्रथम जो है मुस्लिम राष्ट्रपति भी जो भारत के यही थे और इनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है, बस इन्होंने आपसे ये नहीं पूछा है कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है, यानी कौन सी घटना जो है पृथ्वी के घूमने से होती है। देखिए ज्वार भाटा, ऑफ कोर्स पृथ्वी के घूमने से ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी तभी होता है जब पृथ्वी अपने जो है अक्ष पर घूमती है। ग्रहण भी तभी लगता है जब पृथ्वी घूमती है। जब पृथ्वी घूमेगी नहीं तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आएगी नहीं तो ग्रहण कैसे लगेगा। कोरियोलिस बल देखिए ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से नहीं होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है। तो उसके कारण जो है ये बल उत्पन्न होता है, लेकिन जो है ये उसका परिणाम नहीं है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि कोरियोलिस बल जो है कोरियोलिस बल जो है पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है, ये बात सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक प्रकार का जो है मतलब आभासी बल है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। एक तरीके से पृथ्वी के घूमने से ही उत्पन्न होता है, लेकिन अगर आपको जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको ऑप्शन के अनुसार टिक लगाना होता है।
हो सकता है कि जो ऑप्शन दिया हो वो सही हो, जैसे कोरियोलिस बल जो यहाँ पे दिया है वो पृथ्वी के घूर्णन से ही उत्पन्न होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन दिया है उसमें सबसे सही जो है कोरियोलिस बल इसलिए है क्योंकि ये एक आभासी बल है, इसको आप देख नहीं सकते, आंखों से नहीं दिखता, आपको बस ये महसूस होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो कोरियोलिस बल के आंसर को टिक करें। आप ज्वार भाटा अपनी आंखों से देख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, ग्रहण अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ये जो तीन है इन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है पृथ्वी के घूर्णन का, कोरियोलिस बल पर जो है थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमने इस ऑप्शन को टिक लगाया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि आपको ऑप्शन देख के आंसर टिक करना है, आपको ये नहीं देखना है कि आपको क्या आंसर मालूम है। अगर आपको जो आंसर मालूम है वो उसमें दिया तब तो अच्छी बात है, और अगर आप कंफ्यूजन की स्थिति में तो आप ऑप्शन के अनुसार अपने आंसर को टिक लगाइएगा, आप अपनी सोच से मत लगाइए, नहीं तो आप गलत कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री डज नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, भारत के मैंने पड़ोसी राज्य भी बता दिए थे, किसकी कितनी सीमा लगती है, किसकी सीमा किस राज्य से सर्वाधिक लगती है मैं आपको बता चुकी हूँ। भूटान से लगती है हमारी, म्यांमार से लगती है, बांग्लादेश से लगती है हमारी, श्रीलंका से नहीं लगती, तो आपका आंसर इसका होगा श्रीलंका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय व्हाट नेम इस ब्रह्मपुत्र रिवर नोन इन तिब्बत। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है सुबनश्री, दिबांग, लोहित, सांगपो। देखिए सांगपो नाम से जाना जाता है। मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा पिक्चर जब बताया था तो मैंने आपको बता चुकी है ऑलरेडी कि वहाँ पे जब उसका फ्लो के हिसाब से उसे कौन से स्टेट में किस नाम से जो है वो पुकारा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज सिग्नेचर इज ऑन द 1 रुपी नोट ऑफ इंडियन करेंसी, यानी भारतीय मुद्रा के 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? फर्स्ट ऑप्शन है गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके सिग्नेचर होते हैं 1 रुपए के नोट पे? देखिए बाकी सभी रुपए के नोट पे तो आपको पता है कि भारत के जो है गवर्नर जो रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं सभी नोटों पे। बस 1 रुपए का जो नोट होता है उस पे किसका होता है? तो जो वित्त मंत्रालय होता है जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके जो सेक्रेटरी होते हैं, जो सचिव होते हैं, उनका हस्ताक्षर होता है हमारे 1 रुपए के नोट पे। तो ये आप याद कर लीजिएगा, बस यही एक फैक्ट है, इसके बारे में मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। 1 रुपए के नोट को छोड़ करके बाकी सभी प्रकार के नोटों पर जो है हमारे गवर्नर का साइन होता है आरबीआई के, लेकिन 1 रुपए के नोट पर हमारे जो वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं उनका सिग्नेचर होता है, ठीक है। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं अगर आपके पास हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में निर्दिष्ट लोकसभा के सांसदों की अधिकतम संख्या 552 में आपको पहले पढ़ा चुकी है। देखिए इस क्वेश्चन पे एक बच्चे ने जो है ये सवाल उठाया था कि मैम 550 होते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको क्वेश्चन के अनुसार पढ़ना है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछे कि संविधान में कितने जो है सबसे अधिकतम संख्या क्या बताई गई है, ठीक है, वो संविधान के अनुसार आपसे पूछ रहा है। तो संविधान के अनुसार जो है आपको कहा गया है कि 552 से ज्यादा नहीं होगी, उससे कम कितनी भी हो सकती है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे संविधान वर्ड नहीं लिखा है, इसको हटा दिया है, ठीक है, और आपके पास ऑप्शन यही दिया है, तभी भी आप 552 इसलिए टिक करेंगे क्योंकि आपके पास ऑप्शन में 550 तो नहीं दिया है ना, ठीक है। अब 552 दिया है, ठीक है, तो जो संविधान में दिया है अगर वो ऑप्शन में है तो आपको संविधान वाला टिक करना पड़ेगा। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तब आप उससे कम संख्या भी टिक कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 552 की जगह 550 दे रखा है, तब आप इसे टिक करेंगे। क्यों टिक करेंगे? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, आपको पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि वो क्वेश्चन के संदर्भ में पूछ रहा है, फिर आपको ऑप्शन ध्यान से देखना है, लेकिन आपको जो आंसर करना है, जो आपको आंसर मालूम है वो ऑप्शन में मौजूद है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको उसके आसपास का आंसर, उसके आसपास की जो संख्या उसे टिक करना होता है, क्योंकि आपका जो आंसर होगा वो आपको दिए हुए ऑप्शन के बेस्ड पर होना चाहिए, ना कि आपकी प्रीवियस नॉलेज के बेस्ड पर, क्योंकि वो इसी प्रकार से टेस्ट करते हैं। अब आपने तो पढ़ लिया कि संविधान में 552 संख्या दी हुई है, लेकिन अब आप क्वेश्चन करने बैठे, अब उसमें 550 दिया, अब आप सोचिएगा भाई 550 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूंगा। नहीं, 550 भी दिया है तो भी आप उसे टिक करके आएंगे कि हाँ अधिकतम इतनी होती है, अधिकतम से थोड़ी कम भी दिए तभी भी आप उसे टिक करके आएंगे, ठीक है। ये थोड़ा ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है तभी, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जो है आपको एग्जामिनर ने दिया है, ताकि वो आपको देख सके कि आप कंफ्यूजन की स्थिति में
आंसर टिक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये आपका एक तरीके से टेस्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपराज्यपाल किसमें होता है, ठीक है, सबको पता है दिल्ली में ही जो है उपराज्यपाल पाया जाता है। देखिए इसके अलावा चलिए हम देख लेते हैं कि भारत में अन्य जितने भी यूटीज हैं, ठीक है, उसमें जो नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार उनका नाम आप लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो शब्द का प्रयोग होता है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के जो है शासक होते हैं उसके लिए किया जाता है। अब देखिए अगर आपसे प्रशासक पूछे कि प्रशासक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है चंडीगढ़ के यूटीज के लिए, ठीक है, उसके बाद दादर और नगर हवेली के लिए, ठीक है, उसके बाद दमन दीव के लिए, उसके बाद लक्षद्वीप के लिए, ठीक है। ओके देखिए उपराज्यपाल का जो प्रयोग होता है वो दिल्ली के लिए किया जाता है और लद्दाख के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो यूटीज के लिए अगर उपराज्यपाल का शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वो दिल्ली के संदर्भ में हो रहा है और लद्दाख के संदर्भ में हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और अगर आपसे, ठीक है, दिल्ली के लिए हो रहा है, लद्दाख के लिए हो रहा है और किसके लिए हो रहा है, ठीक है, पुडुचेरी के लिए हो रहा है, ठीक है, और बस, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो है वो इनका प्रयोग होता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, दो प्रकार के ही शब्दों का इस्तेमाल जो है यूटीज के प्रशासकों के लिए किया जाता है, एक तो प्रशासक का, एक उपराज्यपाल का। अगर उपराज्यपाल आपसे पूछ रहा है तो दिल्ली, लद्दाख, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर के लिए उपराज्यपाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर प्रशासक पूछा तो चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप के लिए जो है प्रशासक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट आउट द मिसमैच फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको बेमेल छाटना है। देखिए कोहिमा एक राजधानी है, इम्फॉल भी एक राजधानी है, आइजोल भी एक राजधानी, लेकिन त्रिपुरा क्या है, त्रिपुरा एक जो है राज्य है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो है छाटना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनके कैपिटल्स को याद कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए तो आपको पता तो रहे कि अच्छा कोहिमा किसकी राजधानी है, इम्फॉल किसकी राजधानी है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ये प्रकार के क्वेश्चन जो है वो गलत करके आएंगे, ठीक है। देखिए आइजोल जो है वो मिजोरम की राजधानी है, त्रिपुरा मतलब जो है त्रिपुरा की राजधानी जो है मैं आपको बताती हूँ आगे, ठीक है, अगरतला है, ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल, ठीक है। उसके बाद नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया, निम्नलिखित चार राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। देखिए सबको पता है किसका सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश का जो है वो सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, तो देखिए उत्तर प्रदेश का है 240928 वर्ग किलोमीटर जो है वो यूपी का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका है, यूपी का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है, विच इज द थर्ड मोस्ट लिटरेट स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तीसरा पूछा है, पहला तो आपको पता है कि केरल ही है, ठीक है। तीसरा कौन सा है, तीसरा है मिजोरम, ठीक है। देखिए केरल में 94% पाई जाती है, ठीक है, लिटरेसी रेट। मिजोरम में कितनी है, तो मिजोरम में है ये संख्या है 91%, ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अब इनको हम क्रम वाइज देख लेते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा साक्षरता है। तो केरल जो है वो 94% के साथ जो है नंबर 1 पे है। उसके बाद आता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप 91.8% के साथ दूसरे नंबर पर है। फिर आता है मिजोरम, जो क्या मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आता है गोवा,
गोवा जो है 88.7% के साथ चौथे नंबर पे। तो ये जो है टॉप 4 जो है आपके स्टेट्स हैं जिनकी जो है लिटरेसी रेट मैंने आपको बता दी। इसी तरह आपको टॉप 5 और टॉप 10 जो है करके याद कर लेने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस ऑफ प्रेयर ऑफ ज्यूइशन, यहूदियों के प्रार्थना स्थल को क्या कहा जाता है? चर्च या सिनगॉग या कैफे या इनमें से कोई नहीं। देखिए इनको सिनगॉग कहा जाता है, ठीक है। और ईसाइयों का जो प्लेस होता है उसको चर्च कहते हैं, ठीक है। और कैफे तो आपको पता ही है जहाँ पे लोग बैठ के कॉफी वगैरह पीते हैं, ठीक है, तो उसको मत लीजिए, ठीक है। तो सिनगॉग होता है यहूदियों का प्रार्थना स्थल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य देश हैं? 193, 192, 191, 194 कितने हैं, ठीक है। आपको ये जो है ऑप्शन में दिया है, आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड सवाल है, ये मैं आपको ऑलरेडी जो है वो पहले भी करवा चुकी हूँ, ठीक है, करवाया मैंने, आपको याद होगा, ठीक है। तो 193 देश जो है वो इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। भारत की स्वतंत्रता से 2 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में, जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसेंट अरब स्प्रिंग a series of uprising by persuaded people originally begin from। अरब स्प्रिंग सताए जाने वाले लोगों की बगावत की श्रृंखला मूलतः कहाँ से आरंभ हुई थी? इजिप्ट, लेबनान, सीरिया या टूनीशिया, कहाँ से जो है इसकी शुरुआत हुई? देखिए अरब स्प्रिंग को आपने 2010 के आसपास सुना था, ठीक है, जिस पे क्वेश्चन आपसे 2013 में पूछा गया। तो आप याद रखिएगा, आपको पिछले 1-1.5 साल करंट अफेयर अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। 2010 में ये आरंभ हुआ था, कहाँ से? तो टूनीशिया से आरंभ हुआ था। चलिए एक बार मैप में समझ लेते हैं, ठीक है, कि अरब स्प्रिंग जहाँ से हुआ था वो देश है कहाँ कहाँ है। देखिए कौन कौन से देश जो है अरब स्प्रिंग में शामिल थे। एक तो है मोरिटानिया, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, इजराइल, सिराक, जॉर्डन, इराक, सीरिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया, ठीक है, ओमान, यमन, बहरीन, कुवैत, ये सब जो है राष्ट्र जो है वो अरब स्प्रिंग में क्या थे? शामिल थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य किस प्रकार मतलब जो है किस प्रकार का नृत्य प्रकार किस राज्य से है? यानी मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरल से, आंध्र प्रदेश, किससे बिलोंग करता है? ठीक है, तो जो मोहिनी अट्टम नृत्य है वो केरल राज्य से बिलोंग करता है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको पहले भी जो है एक बार इसे ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। मैंने आपको ये फोटो आपको पहले भी दिखाई होगी, ठीक है। तो आप ये जैसे आप देख सकते हैं, मैंने आपको कहा था कि डांस फॉर्म वो आपसे बार बार पूछेगा, रिपीट होगा। तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो आप उन टॉपिक्स को जो है अच्छे से तैयार कीजिए जो चीज़ को वो बार बार पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट डिजीज इज कॉज बाय द लैक ऑफ। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि रिकेट बीमारी जो विटामिन डी की कमी से होती है, उसमें पाँव आपके ऐसे मुड़ जाते हैं बच्चों के, और बड़ों में जो है ऑस्ट्रोपरियोमुलोसिस नाम की एक बीमारी होती है जो है विटामिन डी की कमी से होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग सिटी इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रेडिशनल साड़ीज एंड क्लोथ। ठीक है, पारंपरिक साड़ियाँ और कपड़ा उत्पादन के लिए कौन सी सिटी फेमस है? भद्राचलम, कांचीपुरम, करनाल, इनमें से कोई नहीं। देखिए कांचीपुरम, आपने साड़ियाँ सुनी होंगी कांजीवरम करके, ठीक है, वो यहीं से आती हैं। ये अपनी साड़ियों के साथ साथ जो है जो मंदिर स्थापन है उसकी कला के लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं। तमिलनाडु का एक प्राचीन शहर है ये, ठीक है, और ये पलार नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? पलार नदी के किनारे, ठीक है। चलिए ये है कांचीपुरम, ये आप देख सकते हैं तमिलनाडु की कौन से एरिया में है। कल को अगर आपको ध्यान हो वो आपसे हो सकता है कि पूछ ले कि पश्चिमी तमिलनाडु में स्थित है, स्टेटमेंट दे देगा, नहीं, पूर्वी तमिलनाडु इसमें वो पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज संजय गांधी नेशनल पार्क? देखिए ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुकी हूँ। ये आपको जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया था कि संजय गांधी नेशनल पार्क जो है वो बम्बई में स्थित है। यहीं पर जो है वो
कनेरी गुफाएं जो है वो पाई जाती हैं, उन पर क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। देखिए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के जो लेखक है सबको पता है, वो महात्मा गांधी, काफी फेमस बुक है इनकी, ठीक है, इन पे आता रहता है। इसके अलावा उन्होंने हिंद स्वराज भी लिखा है, ठीक है। उसके अलावा देख लेते हैं कि नेहरू जी की कौन सी किताब है, तो नेहरू की किताब है विश्व इतिहास की झलक, ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। उसके अलावा भारत की खोज, ये जो है वो नेहरू की किताबें हैं, ठीक है। टैगोर की देखें, टैगोर की है आंखों की किरकिरी, आंखों, कुछ लोग आंख की किरकिरी भी कहते हैं, ठीक है। गोरा और तोता, और गीतांजलि भी इनकी किताब है। इसके अलावा देखें तो जो है राजगोपालाचारी ने लिखी थी इंडियन प्लेग, द गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, द गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ये राजगोपालाचारी की किताब है, ठीक है। चलिए इधर देख सकते हैं आप, ठीक है, इन पिक्चर के माध्यम से भी आप इन किताबों को आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सार्क, ये आपसे सार्क का फुल फॉर्म पूछ रहा है। मैंने आपको सार्क के रिलेटेड जब क्वेश्चन पिछले वीडियो में कराया तो मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी, उसमें मैंने आपको उसका पूरा फुल फॉर्म भी दिखाया था और स्टेट्स के जो है नाम भी लिखे थे नीचे उनके झंडों के साथ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, भारत और उसके पड़ोसी राज्यों का एक समूह है। भारत कौन से इसमें आता है, तो भारत जो है दक्षिण एशियाई समूह का देश है, एशिया में आता है, अफ्रीकन में नहीं आते, अफ्रीकन में तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इज टू जनरलाइज प्राइमरी एजुकेशन बाय द ईयर, यानी जो सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य था वो हमने कब तक रखा था, तो सबको पता है 2010 तक रखा था कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा का जो है प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। 2010 तक का हमारा ये लक्ष्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट द story of his bravery is inscribed on the iron pillar situated in मेहरौली इन दिल्ली, यानी मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी जो है शौर्य गाथा अंकित है। किसकी शौर्य गाथा जो है वो लौह स्तंभ पर अंकित है, दिल्ली में जो स्थित है। अशोक की, चंद्रगुप्त द्वितीय की, समुद्रगुप्त की, कनिष्क की। चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जो है उसके विषय में उसकी शौर्य गाथा को जो है वो मेहरौली के लौह स्तंभ पे लिखा गया है। इसको आप पिक्चर के माध्यम से देखिए समझ सकते हैं। ये देखिए ये मेहरौली का लौह स्तंभ है और ये लिखा हुआ है उनके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। नटराज की जो कांसे की मूर्ति है वो किसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, चोल कला का, होयसल कला का, गंधार कला का या मौर्य कला का, किसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। यानी आपको बताना है कि किन्होंने जो है इस कला जो है इस प्रकार की जो स्टैचूज का निर्माण करवाया था। तो चोल कला का जो है ये सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। ये जो भगवान शिव के जो तांडव जो रूप होता है ना उसका प्रतीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। अरविंद केजरीवाल किस दल के सदस्य, सबको पता है आम आदमी पार्टी की। देखिए क्योंकि DSSB जो है वो दिल्ली स्पेसिफिक जो है वो पेपर है, तो आपको दिल्ली के मंत्रिमंडल के बारे में, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, उनके हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस कौन है, वहाँ पे कौन कौन से प्रकार के पेड़ की वेराइटीज़ या जो है पुष्प पाए जाते हैं जो वहाँ के स्थानिक हैं, तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर शामिल किया है ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको इन टॉपिक्स पे भी जो है विशेष ध्यान जो है वो करना है। क्या करना है, विशेष ध्यान देके इन्हें याद कर लेना है, ठीक है। ये आज के क्वेश्चंस के जो है वो आंसर है, ठीक है।
तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आप में से कुछ बच्चों की जो है रिक्वेस्ट है कि मैम जो है आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स को छोड़ करके जो नए पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर है उन्हें कराइए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए जो है वही क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगी जिनकी आपकी डिमांड है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो है ये पुराने पेपर जो है वापस से हम करवा देंगे, ठीक है। लेकिन इसी सीरीज में वो क्वेश्चन कंटिन्यू होंगे। आप ये मत समझिएगा कि उनके लिए अलग से नहीं, इसी क्लास में जो है उन क्वेश्चंस को भी हल करा जाएगा, ठीक है। तो आपको अन्य कोई भी डाउट हो या फिर अन्य आपकी कोई भी डिमांड है जो आपको लगता है कि आप हमारे माध्यम से अपनी कोई भी समस्या को दूर कराना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से इसे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब कल मिलते हैं। थैंक यू।